हाँ जी बच्चों, स्वागत है सभी का। बोर्ड हमने चेंज कर लिया है ना, क्योंकि आज हमारे पास जिस रिसोर्सेज की कमी थी वो रिसोर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। इंक आज हमने ले लिए। तो देखिए, हम एडी और एएस का पोर्शन पढ़ रहे थे। कुछ पार्ट हमने कल डिस्कस किया था और जो रिमेनिंग पार्ट है जो कि सैटरडे को होना है हमारा, यानी कि आज, वो चूँकि ऑनलाइन क्लासेस तो होती ही हमारी सैटरडे को ऑफ होती है, इसलिए मैं सोचा कि चलो भाई जो रिकॉर्डेड फॉर्म है वो बढ़िया रहेगा इकोनॉमिक्स के लिए। तो आपको मैं इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में सप्लाई करूँगा, तो आप इसे ठीक से समझिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो एडी है वो टोटल डिमांड होती है। टोटल डिमांड या टोटल जो एक्सपेंस होता है उसको बोलते हैं। और एएस होता है, ये होती है टोटल सप्लाई। ठीक है, इनका रिलेशन इस प्रकार होता है। यहां मैंने एडी ली, यहां मैंने वाई लिया, यहां मैंने वाई लिया, यहां मैंने एएस लिया। एडी चूंकि कंजम्पशन को शो करती है कि कितना कंजम्पशन होगा, तो कंजम्पशन हम जानते हैं कि हमारी इनकम जीरो होने के बाद भी कुछ न कुछ पोर्शन होते हैं जो कि खर्चे करने पड़ते हैं। इसलिए जो सी लाइन है, कंजम्पशन लाइन है, वो जीरो से ऊपर से स्टार्ट होगी और वाई लाइन जो होती है वो हमारी जीरो, यानी इनकम जीरो से स्टार्ट होगी, कंजम्पशन हमारा कुछ ना कुछ ज़्यादा होता है। तो ये सी लाइन यहाँ से डिनोट हो रही है और ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्ट पॉइंट है। इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर हमारी इनकम और हमारे खर्चे दोनों बराबर हो गए। इस पॉइंट से पहले हमारे खर्चे ज़्यादा थे, लेकिन इस पॉइंट के बाद हमारी वाई लाइन सी लाइन को क्रॉस कर गई तो हमारी इनकम ज़्यादा चली गई, कंजम्पशन हमने कम कर लिया। क्यों? क्योंकि हम सेविंग की प्रवृत्ति में आ गए, हमने सेव करना स्टार्ट कर दिया। जबकि एएस वक्र जो होता है, कर्व होता है, उसमें वाई लाइन स्ट्रेट होती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे इनकम वैसे वैसे आपकी सप्लाई बढ़ती जा रही है और ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है। इनको बोलते हैं स्लोप ऑफ सी फंक्शन, यानी कि एडी, स्लोप ऑफ एएस। अच्छा, इनको स्लोप भी कहते हैं, यानी कि एडी और एएस वक्र का जो ढलान होता है, अगर हम कहें स्लोप ऑफ सी फंक्शन क्या है? सी फंक्शन ही तो एडी का फंक्शन है। सी फंक्शन के स्लोप को हम एमपीसी के नाम से जानते हैं और जो स्लोप होता है एस फंक्शन, उसे हम एमपीएस के नाम से जानते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी बचत करने की और खर्चा करने की जो सीमांत प्रवृत्ति होती है। सीमांत होता है किसी एडिशनल चीज को लेकर क्या फर्क पड़ रहा है, उसे बोलते हैं सीमांत। एमपीएस हम सभी जानते हैं, इसको बी के द्वारा डिनोट किया जाता है फॉर्मूले के अंदर, और जो एमपीएस होता है ये होता है 1 - बी। आपको इनके फॉर्मूले भी अच्छे से याद होने चाहिए कि एमपीसी को हम बी से डिनोट करते हैं और एमपीएस होता है 1 - बी। एमपीएस और एमपीसी इन दोनों का टोटल होता है 1। क्यों? क्योंकि अगर 10 रुपये कंज्यूम करे हैं और 5 रुपये हमने कमाए हैं, तो हमारी जो इनकम है वो खर्चे और कंजम्पशन और सेविंग दोनों के बराबर चलती है। अगर एक इंसान 100 रुपये कमा रहा है, उसमें से वो 60 रुपये खर्च कर रहा है और 40 रुपये वो बचा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एमपीसी है और एमपीएस है वो दोनों बराबर होंगे। आपकी इनकम बढ़ने से आपके खर्चे कितने बढ़े हैं उसे कहा जाता है एमपीएस। तो एमपीसी और एमपीएस दोनों का टोटल होता है 1। हमने इनके एल्जेब्रिक फंक्शन पढ़े थे कि अगर सी फंक्शन को मुझे डिनोट करना है एल्जेब्रिकली फॉर्म में, तो मैं लिखता हूं उसे सी बार प्लस बी वाई। इस फंक्शन के द्वारा, इस एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन के द्वारा हम y के डिफरेंट लेवल्स पर अपने कंजम्पशन को पता लगा सकते हैं। आपको y डिफरेंट दी होगी,
आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को लगाकर डिफरेंट डिफरेंट इनकम लेवल पे अपने कंजम्पशन को ज्ञात करना है। अब सी बार क्या होता है? सी बार को हम कहते हैं मिनिमम कंजम्पशन, जो कि होगा ही होगा, चाहे आप कमाओ चाहे ना कमाओ। जीरो इनकम पे होने वाले उस कम से कम खर्चे को कहा जाता है सी बार। बी जो होता है वो एमपीसी होता है, और एमपीसी कैसे निकलता है? डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। कितना खर्चे में परिवर्तन आया, कितना इनकम में परिवर्तन आया? मेरी इनकम 0 थी तो खर्चा था मेरा 20, मेरी इनकम 50 हुई तो खर्चा हुआ 60, मेरी इनकम 100 हुई खर्चा हुआ 100, मेरी इनकम 150 हुई खर्चा हुआ 140। तो जहाँ पर इनकम और हमारे खर्चे दोनों बराबर हो जाते हैं, उसके बाद वाले इफेक्ट को आपको इस फॉर्मूले में लेना है कि आपकी इनकम में तो इजाफा हो रहा है 50 का, ये हो गया हमारा डेल्टा वाई, और हमारे खर्चों के अंदर इजाफा हो रहा है 40, और ये हो गया हमारा डेल्टा सी। तो एमपीसी की जो वैल्यू है वो आएगी 0.8, यानी कि इसे ही हम बी के नाम से डिनोट करते हैं। ये होता है एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन। ठीक है, अब सी बार मेरे को पता है मिनिमम खर्चा होता है, बी मैंने निकालना सीख लिया, ये भी हमेशा सेम रहेगा। अब आपको यहाँ पर जो वाई है ना वो डिफरेंट डिफरेंट लेनी है, एक बार 0, एक बार 50, एक बार 100, एक बार 150, और इस फॉर्मूले को सोल्व कर देना है। ठीक है, अगर मैं कहूं एस फंक्शन को एल्जेब्रिकली प्रेजेंट करके दिखाओ, तो इसको हम कहते हैं माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी, क्योंकि बी का मतलब होता है खर्चा। तो एक में से खर्चा अगर मैंने लेस कर दिया तो मेरे पास सेविंग बचेगी, तो इसको सेविंग भी कहते हैं। यही होता है एमपीएस, इसको एमपीएस से डिनोट करते हैं। अब बी आपको निकालना आता है, एक में से बी को लेस कर देना, और ये माइनस सी यानी कि जो कंजम्पशन हमारा हो रहा था मिनिमम लेवल पर उसको माइनस से डिनोट कर देना है, और वाई के डिफरेंट लेवल्स पर आपको एस फंक्शन कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, अब हम एक बार जो सेविंग फंक्शन है उसको देख लेते हैं। एक बार सेविंग फंक्शन एस के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। सेविंग फंक्शन यानी एस फंक्शन, हम जानते हैं कि इनकम जो होती है वो कंजम्पशन और सेविंग दोनों का टोटल होती है, क्योंकि इनकम का कुछ पार्ट हम कंज्यूम करेंगे, खर्चा करेंगे, कुछ पार्ट हम बचाएंगे। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब देखिए, मैंने कहा y और इधर है c, तो s मैं ऑटोमेटिक निकाल सकता हूँ। मैंने कहा अगर y 0 है, 50 है, 100 है, 150 है, तो खर्चा मैं करता था 20, 60, 100, 140। क्या मैं यहाँ पर सेविंग निकाल सकता हूँ? अगर मेरी इनकम 0 है, खर्च कर रहा हूँ मैं C, तो सेविंग क्या होगी? सेविंग होगी उस टाइम माइनस में, क्योंकि इसी फंक्शन से मैं S अगर निकालना चाहूँ तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा y माइनस सी। S को मैं इधर ले आया, y माइनस सी, तो y में से C गया तो माइनस 20, फिर 50 में से 60 गया माइनस 10। यहाँ पर मेरी सेविंग 0, और यहाँ मेरी जो सेविंग है वो कितनी हो गई? 10 रुपये प्लस के। पहले मैं नेगेटिव सेविंग करता था सॉरी, उसके बाद मेरी सेविंग 0 हो गई, और उसके बाद मैंने पैसे बचाने ज़्यादा स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से आप इनमें रिलेशन बना सकते हो। ये सेविंग फंक्शन, इसको अगर मुझे वक्र के ऊपर, कर्व के ऊपर प्रेजेंट करना पड़ जाए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0। अब देखिए, जब y 0 है तो मुझे इसको नहीं लेना, ये तो मैंने सिर्फ एक बीच में डाटा लिखा है ताकि सेविंग मेरे निकल के आ जाए। ये c फंक्शन का कर्व में जाएगा। सेविंग मेरी 20 है माइनस की, जब y 0 है, तो y 0 है तो माइनस का अगर 20 आएगा तो मैं माइनस 20 यहाँ पहुँचूँगा, माइनस 20 के पॉइंट पे। जब इनकम 50 हो जाती है, ये मेरा 50, ये 100 और ये 150, जब इनकम 50 पे पहुंच जाती है, ये क्योंकि ये वाई लाइन है, तो मेरी जो सेविंग हो माइनस 10 हो जाती है, यानी थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, माइनस की 10। और जब वाई 100 है तो इनकम हो जाती है 0, मैं यहाँ पहुँच गया।
और जब y 150 है यानी यहाँ पहुँच गया तो मेरी सेविंग प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, मैं यहाँ प्लस में ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये किसको टच करेगी, चूंकि ये 150 के ऊपर थी। ये जो लाइन है ये कब थी, ये 0 के ऊपर थी, और ये लाइन थी ये थी 50 के ऊपर। यानी जब 0 थी तो 20 और जब 50 हुई तो 10, ये इसको डिनोट कर रहा है। यानी ये जो लाइन जाएगी ये मेरी -20 से और इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पर आएगा 10 का, क्योंकि ये जो लाइन जाएगी ये नेगेटिव वाली लाइन है, तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा। तो ये जो सेविंग फंक्शन है ये इस 50 को काटते हुए 100 को काटते हुए और ये 150 ये भी यहाँ पर कट जाएगा, ये थोड़ा सा वक्र टेढ़ा सा बन गया। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं इस 10 को, तो यहाँ ये तीनों को काटते हुए ये मेरी एस लाइन जाएगी। ठीक है, यहाँ 20 से स्टार्ट होगी जो कि फिर 50 को यहाँ पर काटेगी, 100 को यहाँ पर काटेगी और फिर 150 को यहाँ पर काटेगी। यानी कि अगर मैं इस 10 को यहाँ ले लूँ तो ये मेरी इजीली लाइन यहाँ पर बन सकती है। ठीक, ये इसकी, तो ये लाइन यहाँ से 100 को काटते हुए इस तरह से जाएगी। ये होगा मेरा एस फंक्शन, जो कि ये बताता है कि इनकम का लेवल 0 है तो सेविंग -20, जब इनकम 50 हो जाती है तो -10, और जब इनकम 100 हो जाती है तो सेविंग फिर से 0, और जब इनकम 150 हो जाती है तो सेविंग प्लस की 10। तो ये होगा हमारा एस वक्र। ठीक है, अब जो एस का फंक्शन हमने कहा था MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो ये होगा हमारा डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। जैसे हमारा MPC होता था कि हमारे खर्चों में क्या परिवर्तन आया इनकम में परिवर्तन आने की वजह से, तो हम कहेंगे हमारी सेविंग में क्या परिवर्तन आया इनकम में परिवर्तन आने की वजह से। तो ये हम ये वाला पोर्शन लेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो जाते हैं आपस में उसके बाद वाले को, तो हमने कहा सेविंग में परिवर्तन हुआ है 10 रुपये और इनकम में परिवर्तन हुआ है 50 रुपये। तो ये आ गया हमारा 0.2 जो है वो मेरा MPS आ गया 0.2, क्योंकि MPC यहाँ पर अगर 0.8 था तो ये हमारा 0.2 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो MPC है और जो MPS है उन दोनों का टोटल 1 होता है। MPC में 8 कैलकुलेट करके आ रहा था, 0.2 मेरा MPS हो गया, तो इन दोनों का टोटल कितना बना 1। इसलिए जो फंक्शन है ये हमेशा बराबर रहते हैं। आप इसको देखोगे नोट्स में से तो और थोड़ा सा समझ में आएगा। तो हम देखो इनके अंदर एक बार दोबारा से रिलेशनशिप स्थापित कर देते हैं। हमने कहा था एक होता है APS और एक होता है APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों का टोटल 1 होता है। APC को अगर मुझे दिखाना है तो मैं दिखाऊंगा टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम प्लस टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। MPC या MPS के अंदर डेल्टा लोगे परिवर्तन, जबकि APC और APS के अंदर हमेशा क्या लोगे टोटल कंजम्पशन और टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन टोटल सेविंग। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो y मेरा LCM आ जाएगा C प्लस S, और हम जानते हैं C प्लस S को भी हम क्या कहते हैं y, तो इसका आंसर आ गया 1। इसी प्रकार मैं कहूं कि MPC और MPS इसका भी टोटल 1 होता है। सिद्ध करो इसको, कैसे प्रूव करें। MPC इज इक्वल टू डेल्टा C बटे डेल्टा वाई, MPS इज इक्वल टू डेल्टा S बटे डेल्टा वाई, ये 1। कैसे, डेल्टा वाई दोनों के अंदर LCM, इसका आएगा डेल्टा C प्लस डेल्टा S। सेविंग में जो परिवर्तन है और इनकम में जो परिवर्तन है वो डेल्टा वाई के बराबर आएगा, डेल्टा वाई नीचे है, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 1। इसलिए प्रूव होता है कि APC और APS 1, MPC और MPS 1। तो अगर आपको एक की वैल्यू पता है तो आप दूसरे की वैल्यू इजीली एक में से लेस करके निकाल सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, आप इसको बार बार अभ्यास करोगे तो आपको ये सारे जो फॉर्मूले हैं ना, जो अटपटे लग रहे हैं, ये सारे आपको आने लग जाएंगे। ठीक है जी। अभी हमने कहा था कि y थी 0, फिर थी 50, फिर थी 100, फिर थी 150। मैं सीधा यहाँ पर s लिख रहा हूँ। पहले मेरी सेविंग थी -20, फिर -10, फिर 0, फिर प्लस का 10। इसमें मुझे कोई ये कह दे कि एमपीएस कैलकुलेट करके बताओ, एमपीएस। तो यहाँ पर एमपीएस तो मैं जानता हूँ सीधा, डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई। डेल्टा एस कितनी है, 10 रुपये की सेविंग है 50 रुपये इनकम बढ़ने की वजह से, तो ये आ गई 0.2। इसको एस फंक्शन के थ्रू एल्जेब्रिकली प्रेजेंट करना है, एल्जेब्रिकली, तो मैं कहूँगा माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। अब देखो, अगर y 0 है तो मेरे को सेविंग 20 लेके आनी, -20 इस फॉर्मूले के तहत। तो मैं कहूँगा माइनस सी क्या होता है, वो मिनिमम कंजम्पशन जो कि होता ही होता है, जो कि 20 के बराबर है। तो मैंने कहा कि -c इज इक्वल टू -20। b हमें पता था 0.8 था, तो ये कितना बचेगा 1 माइनस बी 0.2, और मुझे यहाँ 0 लगाना है। तो देखिए 0 से 0 तो 0 आ जाएगा, -20। पहला आंसर मेरा 20 मैच हो गया। अगर y 50 है तो मुझे 10 आंसर निकालना है। देखो माइनस का 20 लूँगा ही, 0.2 मेरा आएगा ही, और y अब मुझे रखनी है 50। तो देखिए माइनस का 20 और 50 दूनी 10, तो ये हो गया हमारा माइनस का 10। तो इस तरह से आप इनकम के डिफरेंट लेवल पर इस एल्जेब्रिकली प्रेजेंटेशन के द्वारा अपनी ये वाली फिगर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि ये वाला जो हमारा डायग्राम है, इसमें कहा गया है कि डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन। ये कहता है कि कंजम्पशन फंक्शन से एस फंक्शन को डिराइव करके बताइए, निकाल के बताइए कि सी फंक्शन से एस फंक्शन कैसे डिराइव होता है, कैसे निकलता है। तो हमने कहा भी, एक तो हमने सी फंक्शन का वक्र बनाया था, कर्व बनाया था, एक हमने ए एस सेविंग फंक्शन का वक्र बनाया था। ये y होगा, ये y होगा, ये x, ये x। तो यहाँ पर जब हमने c फंक्शन की बात की थी तो हमने कहा था कि इनकम है 0, उसके बाद है 50, यहाँ ले लेता हूँ 50, 100, 150, फिर से इनकम यहाँ 50, 100, 150। ठीक, इसके बाद यहाँ हमने जो पॉइंट्स लिए थे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, और ऐसे ही मुझे यहाँ पर लेने 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ये है AD आपका, ये है आपका AS, ये Y और ये Y। यहाँ हमारी जो लाइन थी ये हमारी 20 से स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि मिनिमम कंजम्पशन हमारा 20 था, और Y लाइन यहाँ से जा रही थी। ठीक, एक मिनट रुकिएगा। इसी को हम लेके चलते हैं। y 0, 50, 100, 150, c 20, 60, 100, 140, सेविंग -20, -10, 0 और 10। देखिए जब y 0 था तो हमारा कंजम्पशन था 20, यहाँ से स्टार्ट होगा। जब हुआ y 50 तो हमारे कंजम्पशन हो गए 60, यानी कि यहाँ पर ये वाला 60।
ठीक है। जब इनकम हुई 100 तो कंजम्पशन हो गया 100, ये 100 के बराबर पॉइंट आ जाएगा। जब इनकम हुई 150 यानी कि यहां, तो कंजम्पशन हो गया 140, यहां पहुंचा देंगे हम इसको। ये हमारा सी फंक्शन ड्राइव हो गया कि इनकम 50 तो खर्चे 60, जीरो पे तो देखो 20 है, ये तो पॉइंट यहां टच करेगा। 50 होते ही 60, 100 होते ही 100, 150 होते ही 140, ये सी फंक्शन हो गया। यहां हमारा सॉरी, थोड़ी सी आज जुकाम की शिकायत है। यहां हो गया हमारा एस कि जब y 0 है तो ये हमारा -20 को टच करता है, -20। इसके बाद 50 होते ही ये हो जाता है हमारा -10। 100 होते ही सेविंग हो जाती है 0 और 150 होते ही इनकम हो जाती है 10। यानी कि इस 20 को अगर मैं यहाँ टेक दूं तो 10 यहाँ ले लेता हूँ, ये हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी यहाँ पर। तो ये 20 पॉइंट से हमारी चलेगी इस तरह से, ये 50 को काटते हुए, 100 को काटते हुए इस तरह से। और ये जो लाइन है ये हमारी यहाँ पर 100 को टच करेगी और ये लाइन हमारी इस तरह से काटते हुए तीनों को यहाँ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ये लाइन। और एक हमारी जो लाइन है वो जाएगी ये वाली है सी, और ये है वाई लाइन। यहाँ से वाई लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से सी लाइन स्टार्ट हो रही है। तो हमने कहा कि ये जो एस फंक्शन है ये सी फंक्शन से ही डिराइव हुआ है और दोनों के ऊपर ही जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा 100 निकल के आता है। यानी 100 पर हमारे जो सेविंग है वो 0 हो जाती है और कंजम्पशन जो है वो भी क्या हो जाते हैं, इनकम के बराबर। तो यहाँ ये जो पॉइंट है ये डिनोट कर रहा है, इसी को बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। लिखा है एस फंक्शन -20 से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब -20 है इसका मतलब हमारे खर्चे कम से कम 20 है। इसका मतलब यह है कि जब y 0 है तो खर्चे 20, जब मिनिमम कंजम्पशन 20 है तो सेविंग -20 होगी। जब c बराबर y है तो s 0, क्योंकि इनकम 0 के बराबर है, इनकम 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा एक कर्व था, इसको बना के देखना एक बार। जब स्केल से आप इसको बनाओगे तो ये इजीली आपका ड्राइव हो जाए, क्योंकि आपने इंडिविजुअली इन दोनों को बना रखा है। आगे क्वेश्चन है पेज नंबर 13 के ऊपर। हाउ वुड यू स्पेसिफाई द सेविंग फंक्शन गिवन द कंजम्पशन फंक्शन एज अंडर। अगर आपको कंजम्पशन फंक्शन इस तरह से दे दे तो सेविंग फंक्शन किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे, इसने ये पूछा है। अगर सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन इस तरह से है तो सेविंग फंक्शन किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सी फंक्शन नॉर्मली ऐसे होता है, सी बार प्लस बी वाई होता है। इस फंक्शन में चूंकि सी बार गायब है तो हम ये मान के चलेंगे कि एस फंक्शन में भी माइनस जो सी बार होता है वो नहीं है, हम ये मान के चलेंगे। तो एस फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। जब हमने ये मान लिया कि एस फंक्शन में सी बार नहीं है, क्योंकि सी फंक्शन में सी बार नहीं था तो एस फंक्शन में माइनस सी बार नहीं होगा, तो एस फंक्शन क्या आएगा, 1 माइनस बी और वाई। तो एस फंक्शन इस तरह से डिनोट किया जाएगा अगर आपके पास सी फंक्शन इस तरह से है तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि हमने ये मानना है कि अगर सी फंक्शन में सी बार आता है, इसमें है नहीं, तो हम मान के चलेंगे कि एस फंक्शन में जो माइनस सी बार आता है वो भी हमारे पास नहीं है, तो एस फंक्शन सीधा सिर्फ इनको लेकर ड्राइव कर दिया जाएगा। ये था हमारा पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है नंबर 2। ये कहता है कि जब सी फंक्शन का स्लोप, कहता है कि स्लोप का मतलब ढलान, स्लोप ऑफ सी फंक्शन अगर आपका 0.6 है तो स्लोप ऑफ
एस फंक्शन क्या होगा। हम जानते हैं कि सी फंक्शन के स्लोप को हम एमपीसी कहते हैं और एस फंक्शन के स्लोप को हम एमपीएस कहते हैं। और हम अभी पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग से कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो अगर एमपीसी का मान 0.6 है तो एमपीएस का मान कितना होगा, एमपीएस का मान होगा 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। एस फंक्शन के स्लोप को एमपीएस मानते हैं, सी फंक्शन के स्लोप को एमपीसी कहते हैं, दोनों का टोटल 1 होता है। तो अगर आपको एक का स्लोप पता है तो एक में से लेस करके दूसरे का स्लोप आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये था हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल इजी इजी है। अच्छा जी, अगला है एस फाइंड आउट करो अगर सी बार है 200, एमपीएस है 0.4 और वाई है 1000। हम जानते हैं कि एस फंक्शन होता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, और हम इसको और शॉर्ट करके कह सकते हैं कि 1 माइनस बी को हम एमपीएस बोलते हैं और जो वाई है वो हमारा है ही। सी बार चूंकि 200 है माइनस 200 करना पड़ेगा। एमपीएस मुझे ऑलरेडी दे रखा है 0.4 और इनकम दे रखी 1000, तो इसका आंसर हो गया माइनस 200 प्लस 1000 का 40% 400, आंसर हो गया 200। इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन मिला देना है। चले आगे, अगले पेज पर बढ़ते हैं, पेज नंबर 14 की तरफ। 14 पे लिखा है, इसका जो रिलेशनशिप मैंने अभी बताया था आपको कि एपीसी और एपीएस 1 के बराबर होते हैं, एमपीसी और एमपीएस 1 के बराबर होते हैं, यही कुछ बताया हुआ है, इसको देख लेना। पेज नंबर 15 के ऊपर आते हैं हम, पेज नंबर 15। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जो इनकम है ना हमारी वो है 1000 और कंजम्पशन जो है वो है 750। आपको एपीएस फाइंड आउट करना है। एपीएस हम जानते हैं कि एपीएस को एस बटे वाई से डिनोट करते हैं। चूंकि वाई तो हमारे पास है, एस नहीं है, हम कहते हैं एस कैसे होती है। अगर मैं इनकम में से खर्चे हटा दूं तो एस आ जाएगा। मैं कहूँगा अगर मेरी इनकम 1000 है, खर्चे 750 हैं, तो सेविंग कितनी होगी 250। मैं इस 250 को तो सेविंग के यहाँ पर रख देता हूँ। इनकम मेरी 1000 थी तो 0.25 हो जाएगा मेरा एपीएस। क्लियर? तो इतना आपको ध्यान रखना है, इनकम में से खर्चे घटा के सेविंग निकालनी है, उस सेविंग को ऊपर रखना है, इनकम से डिवाइड करना है, 0.25 आपका आ जाएगा। एपीएस का फॉर्मूला याद रखना। ये क्लियर हो गया। ये केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, वो कहता है कि एपीएस, क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है, बताइए। हम कहते हैं कि सेविंग फंक्शन कभी नेगेटिव हो सकता है। हम कहते हैं कि अगर सी y से ज़्यादा चला जाता है, यानी y है 0 और c है 20, तो ऑटोमेटिक हम कहेंगे कि यहाँ पर s जो है वो क्या होगा -20। तो हम कह सकते हैं कि एपीएस नेगेटिव हो सकता है जब हमारे कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा, जब हमारे कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होंगे तब हमारा एपीएस नेगेटिव हो सकता है। दूसरा केस देखें, y हमारी 50 हो जाती है, कंजम्पशन हमारे 60 है। देखो अब भी कंजम्पशन y से ज़्यादा है, यहाँ पर भी s नेगेटिव आएगा क्योंकि s बचेगा -10। तो जब आपके कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होंगे एपीएस नेगेटिव आ सकता है। आप ये केस बना के आ जाना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है कि एपीसी और एमपीसी दो पैरामीटर हैं आपके पास, एक की ग्रेटर देन 1, द वैल्यू ऑफ विच पैरामीटर, किसकी वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है, किसकी वैल्यू, इसकी या इसकी, बताइए। हम कहते हैं कि जो एपीसी है ना, इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर कंजम्पशन आपके y से ज़्यादा हैं, अगर आपके कंजम्पशन y से ज़्यादा हैं तो
APC की वैल्यू आपकी ज़्यादा हो सकती है। जैसे हमने कहा y इज इक्वल टू 0, कंजम्पशन इज इक्वल टू 20। हम क्या कहते थे कि जो APC है उसको कहते हैं C/Y। C है 20, Y है 0, तो APS क्या है 20। एक से ज़्यादा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। हम कहते हैं MPC, और MPC हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास इनकम में और खर्चों में परिवर्तन दिखाएगा, और परिवर्तन इनिशियल स्टेज पे तो होता नहीं है। परिवर्तन तब होगा ना जब हमारी इनकम बढ़ के उतनी हो जाती है, कंजम्पशन बढ़ के इतने हो जाते हैं। तो हमने कहा भी डेल्टा C है आपका 20 से इतना, और ये है हमारा इतना, तो हमारा MPC तो 8 ही आ रहा है ना, 0.8, एक से कम है। तो APS जो है वो हमारा एक से ज़्यादा हो सकता है, MPS कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो MPS होता है ना वो बढ़ी हुई इनकम का ही कुछ पार्ट होता है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी MPS एक से ज़्यादा नहीं होगा, APS ही एक से ज़्यादा होगा। जब हमारे कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होते हैं उस स्थिति में हमारा APS एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, पेज नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश है। फिर आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना, नोट्स मैं आपको भेज चुका हूँ इसके। ये कहता है कि MPS और MPC, ठीक है, क्या ये दोनों कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं? क्या कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं? रीजन दीजिए। हमने कहा कि MPS और MPC कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप ये वाला जो सीक्वेंस है ये हमेशा तैयार करते रहना, 0, 50, 100, 150, 20, 60, 100, 150, -20, -10, 0, +10। मैंने कहा MPS पहले लेवल पे अगर मैं निकालूं तो मैं कहूँगा डेल्टा S, चूँकि डेल्टा S मुझे यहाँ पता चलेगा नहीं, यहाँ पता चलेगा, तो डेल्टा S है -10 और डेल्टा Y है 50। ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूँ इसको। इसमें बताया गया कि MPS और MPC दोनों क्या हैं, दोनों का जो स्लोप होता है ये पॉजिटिव स्लोप पे होते हैं, पॉजिटिव स्लोप के, इसलिए इनका जो आंसर है वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको मैं एक बार देख लेता हूँ दोबारा से। चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में बना के दूंगा, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को छोड़ के हमारे पेज नंबर 15 तक सारे इसके टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। पेज 16 की ये बात है, इसको मैं आपको अलग से बता दूंगा। अभी हम इतना ही विराम देते हैं। तो कल हमारी कोई क्लास नहीं होगी, ये मैंने आज ही वीडियो रिकॉर्ड कर दी है कल की, तो इसको मैं कल आपको सुबह सुबह भेज दूंगा। और जो कल अकाउंट का असाइनमेंट आपको मिलेगा उसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।